महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेणुवाल में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मैं ईश्वर से आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हम एक 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। अब मैं यहाँ बता दूं कि जो जनन तंत्र जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है। जनन तंत्र जो होता है याद रखना नरों में श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है, नरों में श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। अगर यहाँ बात करें कि जो जनन तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है या जो जनन तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना जो जनन तंत्र जो होता है वो जननांगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? जननांगों से मिलकर बना होता है। अगर इसके प्रकार की अगर अपन बात करते हैं कि जो जनन तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना जनन तंत्र जो होता है ये नर जनन तंत्र दो प्रकार का होता है। कि जो नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन सा होता है? एक नंबर प्राथमिक अंग, इसे बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन, और दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? द्वितीयक अंग, इससे क्या बोलेंगे? सहायक अंग। भाई जनन तंत्र जो होता है एक नंबर हो गया प्राथमिक अंग और दूसरा भाग जो होता है वो हो जाएगा द्वितीयक अंग या सहायक अंग। तो पहले देखो कि प्राथमिक अंग जो होता है वो क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना कि जो प्राइमरी ऑर्गन या प्राथमिक अंग जो होते हैं इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो वे अंग जिनमें युग्मकों का परिपक्वन होता है ऐसे अंग प्राथमिक अंग कहलाते हैं। वापस सुना, वे अंग जिनमें युग्मकों का परिपक्वन या निर्माण होता है ऐसे अंग प्राथमिक अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग प्राथमिक अंग कहलाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि ये युग्मक क्या होते हैं, तो याद रखना युग्मक लैंगिक जनन की इकाई होती है। युग्मक जो होते हैं वो लैंगिक जनन की इकाई होती है। या अपन कह सकते हैं कि जो युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, और अगुणित को अपन किससे दर्शाते हैं? केवल n से दर्शाते हैं। और जो युग्मक जो होते हैं इसको किससे दर्शाते हैं? केवल n से दर्शाते हैं। अगर द्विगुणित होते हैं जैसे युग्मज होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है, और द्विगुणित को हमेशा 2n से दर्शाते हैं। यहाँ पर युग्मक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर बात करें, कंपटीशन क्वेश्चंस की अगर बात करें कि युग्मक सदैव होते हैं तो अगुणित होते हैं, और अगुणित को अपन किससे दर्शाते हैं? केवल n से दर्शाते हैं। तो देखो परिभाषा हो गई इसकी। अब देखो यहाँ पर द्वितीयक अंग की अगर बात करें या सहायक अंग की बात करें तो वे अंग जिनमें युग्मकों का संग्रहण या निषेचन स्तर तक पहुंचने के लिए जो अंग सहायक हो ऐसे अंग द्वितीयक अंग या सहायक अंग कहलाते हैं। एक बार वापस सुनना, वे अंग जिनमें युग्मकों का संग्रहण निषेचन स्तर तक पहुंचने के लिए जो अंग सहायक हो, जैसे द्वितीयक अंग के लिए अगर बात करें जैसे मान लो वसन कोश है, वासा एप्रेंसिया है, वासा डिफरेंसिया है, नर जनन ग्रंथियां है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो द्वितीयक अंग या सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ कि जो प्राथमिक अंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब प्राथमिक अंग के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? नर जो होता है वो प्राथमिक अंग के रूप में आता है। जैसे नर के लिए जो वसन जो होता है, और वर्षण को क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस जो होता है वो नर का प्राथमिक जननांग होता है। याद रखना बच्चों कि जो टेस्टिस या वर्षण जो होता है वो नर का प्राथमिक जननांग होता है। अगर यहाँ पर मादा है और मादा प्राथमिक अंग के अंतर्गत आती है, मादा के प्राथमिक जननांग की अगर अपन बात करते हैं तो वो होती है अंडा से। प्राथमिक जननांग के रूप में मादा का प्राथमिक जननांग के रूप में अंडा से को अपन बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस की कि जो वर्षण जो होते हैं ये क्या होते हैं?
और कहाँ उपस्थित होते हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखो इधर ये वर्षण है, वर्षण को बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। अब इधर नोट करना कि टेस्टिस जो होती है एक जोड़ी उपस्थित होती है, एक जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होती है और किस रूप में होती है, प्राथमिक जननांग के रूप में होती है। भाई जो नर का प्राथमिक जननांग की अगर बात करें तो वो क्या होता है, वर्षण होता है। कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। अगर इस टेस्टिस या वर्षण जो होता है इसके अगर कार्य या फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन या कार्य की अगर बात करें एक बात है, तो पहला जो कार्य होगा जैसे शुक्राणु का निर्माण, नर हार्मोन, अब नर हार्मोन एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, उनका भी ये निर्माण करता है। तो पहला कार्य क्या हो गया, शुक्राणु का निर्माण, और दूसरा जो कार्य जो होता है वो क्या हो गया, नर हार्मोन का निर्माण करता है, जैसे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये नर के द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्षण की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं कि वर्षण की जो उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म के द्वारा होती है। अब ये मेसोडर्म में जो होता है ये भ्रूणीय स्तर होता है। उत्पत्ति किसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा। आकृति अंडाकार होती है। अगर यहाँ पर लेंथ और वर्थ की अगर बात करें, लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें, तो लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। अगर वर्थ चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की बात होती है। अगर यहाँ वर्षणों की स्थिति या निर्माण की अगर अपन बात करें कि जो निर्माण किस प्रकार से होता है या स्थिति की अगर अपन बात करें तो देखो वर्षणों का जो निर्माण जो होता है वो भ्रूणावस्था के तीसरे महीने से प्रारंभ होता है। याद रखना कि जो वर्षणों का जो निर्माण जो होता है वो भ्रूणावस्था के तीसरे महीने से प्रारंभ होता है। भ्रूणावस्था मतलब होता है जब भ्रूण जो होता है वो मां के जब पेट में बनना स्टार्ट होता है, बनना प्रारंभ होता है, तो कहने वाला वर्षों का निर्माण भ्रूणावस्था के तीसरे महीने से प्रारंभ होता है जब ये उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। जब ये उदर गुहा में उपस्थित होते हैं, लेकिन 7वें महीने के दौरान टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, याद रखना कौन से हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से एक थैलेनुमा संरचना किस में आ जाते हैं, इस वर्षण कोश में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, वर्षण कोश में। इसका अपना एक चित्र बनाया हुआ है, उसके द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। तो देखो ये उदर गुहा है, इस उदर गुहा के अंदर ये क्या है, टेस्टिस है, वर्षण है। तो देखो वापस सुना कि वर्षणों का जो निर्माण जो होता है वो भ्रूणावस्था के कौन से महीने से बताया मैंने, तीसरे मंथ से। कौन से महीने से बताया, तीसरे मंथ से बताया, तीसरे महीने से। लेकिन 7वें महीने के दौरान टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से इग्विनल कैनाल, एक नलिका का नाम होता है इग्विनल कैनाल, या उसको अपन बोलते हैं वक्ष नाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ष नाल भी कह सकते हैं। तो इस इग्विनल कैनाल की सहायता से एक थैलेनुमा संरचना, ये इग्विनल कैनाल दिख रही है आपको, ये थैलेनुमा संरचना दिख रही है, और इस थैलेनुमा संरचना इसको बोलेंगे अपन वर्षण कोश में उतर जाते हैं या वर्षण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्यूटेशन क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, याद रखना। पहला क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि वर्षण कोश को उदर गुहा से, ये वर्षण कोश है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वर्षण कोश है, ये उदर गुहा है। इस वर्षण कोश को उदर गुहा से जोड़ने वाली जो नलिका जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, वो इग्विनल कैनाल। क्वेश्चन वापस सुनना, वर्षण कोश को उदर गुहा से जोड़ने वाली जो नलिका जो होती है वो होती है इग्विनल कैनाल या वक्ष नाल बोलते हैं। अब क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है इसके अंदर कि शल्य क्रिया द्वारा अगर वर्षणों को बाहर निकाल देते हैं, शल्य क्रिया द्वारा वर्षणों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, कास्ट्रेशन कहलाती है, या बद्धियाकरण भी अपन कह सकते हैं, या जनन नाशन भी कह सकते हैं। देखो इधर कास्ट्रेशन, बद्धियाकरण या जनन नाशन। क्वेश्चन यह है शल्य क्रिया द्वारा
को बाहर निकालने की क्रिया जनननासन कहलाती है, या कास्टेशन कहलाती है, या बधियाकरण कहलाती है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जैसे मानो वर्षण का वर्षण कोष में उतरना, वर्षण का वर्षण कोष में उतरना क्या कहलाता है? तो ये भी याद रखना, गोप्रिक वर्षणता, या इसको बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोप्रिक वर्षणता या क्रिप्टोक्रिटिज्म। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि बाहर आने का क्या कारण है, कि वर्षणों का बाहर आने का क्या कारण है, तो ये भी याद रखना कि वर्षण जो है ना वो बाहर किस लिए आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो ये सिचुएशन भी आपको याद रखनी है कि वर्षणों में शुक्र जनन की क्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्षणों में शुक्र जनन की क्रिया होती है। ये शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है ना वो क्या करता है? स्थापित करता है, तापमान स्थापित करता है। इसलिए यह तापमान शुक्राणु के लिए भी क्या होता है? उपस्थित होता है। अब यहाँ पर उसको वर्षणों को उदर गुहा से बाहर आने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षण उदर गुहा से बाहर उतर जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में देखो यहाँ पर हो गया। अब देखो नेक्स्ट बाहर आने का कारण क्या है? वर्षण में शुक्र जनन की क्रिया होती है, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान स्थापित करता है। यह तापमान शुक्राणु के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं जैसे वापस से, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि वर्षणों का वर्षण कोष से उतरना क्या होता है? गोप्रिक वर्षणता कहलाती है। अगर बात करें यहाँ पर वर्षण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाली जो नलिका जो होती है वो कौन सी होती है? इग्विनल कैनाल होती है। अगर बात करें यहाँ पर कि किस शल्य क्रिया द्वारा वर्षणों को बाहर निकालने की जो क्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन करते हैं, बधियाकरण करते हैं, या क्या बोलते हैं? जनननासन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है उसकी पार्ट 2 के अंदर करते हैं।